नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है किस्मत की लकीरें। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मनुष्य चाहता क्या है और होता क्या है, इस चाहने और होने के बीच में बहुत बड़ा फासला भी होता है। उस फासले को भरने में कितना वक्त लग जाए पता नहीं। यह सब कुछ मनुष्य के हाथ में हो तो फिर जिंदगी इतनी आसान ना हो जाए, इंसान को इतने पापड़ ना बेलने पड़े। किंतु जहाँ पर हिम्मत और साहस है, दुनिया भी उसके आगे झुकती है, उसको सलाम करती है। किस्मत भी वहीं पर छोटी या बड़ी खूबसूरत रेखाएं खींचती है। कुछ ऐसा ही है दीप्ति तृप्ति सजल के साथ। जीवन में कब क्या होता है यह उसके कार्य भविष्य की रेखाएं तय करती हैं। काश सब कुछ इंसान के हाथ होता तो शायद ऐसा ना होता। यहाँ हर इंसान चाहता तो सब कुछ है, परंतु होता क्या है यह तो ऊपर वाले की मर्जी है। यार सजल, क्या तुम प्यार पर यकीन करते हो? सच पूछो तो यार, मुझे तो प्यार जैसी चीज में बेवकूफी नजर आती है, सजल ने स्पष्ट किया। यार ऐसा क्यों बोलते हो? प्यार तो वह खूबसूरत शय है जिसके साये में यह दुनिया किसी जन्नत से कम हसीन नहीं लगती। अगर हो जाता है तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन नजर आती है। चांद तारों की मौजूदगी भी किसी शख्सियत की तरह खूबसूरत नजर आती है। यह फूल चमन, यह खुशबू, झरने, नदियाँ सभी एक नए वजूद में नजर आते हैं। क्या कभी तुमने यह एहसास नहीं किया है? अभिनय धारा प्रवाह बोले जा रहा था, विनय को बीच में ही रोकते हुए। देखो यार, मेरे पास इन बेवकूफ़ी भरी बातों का समय नहीं है। मेरे पास खुद इतनी जिम्मेदारियां हैं कि मुझे प्यार जैसी फालतू चीज़ों के लिए सोचने का भी वक्त नहीं है। तेरा क्या है, तू तो ठहरा बड़े बाप का बेटा, तेरे लिए तो यह सब चीजें खूबसूरत नजर आएंगी। बड़ी ही बेबाकी से सपाट लहजे में सजल ने कहा। ऐसा क्यों बोलते हो यार? प्यार का एक अपना ही नजरिया है, पीठ पर धौल जमाते हुए। मैं तो दोस्त किस्मत को मानता हूँ, क्योंकि बिना किस्मत के कुछ भी नहीं मिलता है। यह तेरा नसीब है कि तुझे प्यार मिला। पैसा है जिसे तू चाहे, प्यार मोहब्बत खुशबू या तराने जो भी चाहे तू पैसे के दम पर खरीद सकता है, हासिल कर सकता है। परंतु मेरे जैसा एक आम इंसान के लिए यह सब चीजें बहुत ही दूर की बात हैं। मुझे इतना पता है कि समय से पहले और किस्मत से अधिक कुछ नहीं मिलता है। मेरी तकदीर में होगा तो प्यार मिलेगा, और अगर नहीं होगा तो फिर जिसे माँ पापा मेरे साथ 7 फेरों में बांध देंगे मैं उसी से प्यार कर लूंगा। बड़े ही गर्व से सजल ने अपनी बात को स्पष्ट किया। बात को खत्म करने की गरज से बाहस ना करके बात का रुख मोड़ते हुए, तू भी यार क्या बोरिंग बातें करता है। सामने कैंटीन में लड़के लड़कियां बैठे हैं, कुछ हुल्लड़ कर रहे हैं। आओ चल करके देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, कुछ गपशप और मजे करते हैं। अभिनय और सजल को अंदर आते देख करके उसके दोस्त ने उनका हाथ पकड़ करके बैठा दिया। वहां पर किसी की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही थी। फ्रेंड्स, यह बताओ आज किसका टॉपिक चल रहा है? अभिनय ने पूछा। हमारी क्लास में न्यू लड़की जो आई है आज उसी की चर्चा हो रही है, इवा ने चहकते हुए बताया। अभिनय ने उत्सुकता से, ऐसा क्या है जो उसकी चर्चा हो रही है? वह बहुत ही ब्रिलियंट और बेहद खूबसूरत है, मधुर तपाक से बोला। अच्छा तो यह बात है, अभिनय ने चहकते हुए कैंटीन वाले भैया जी को ऑर्डर देते हुए कहा। ऐसा है तो कैंटीन वाले भैया जी से फिर तो इधर समोसे भी भेज दो, अब तो चाय के साथ समोसे भी खाए जाएंगे। सबने चाय और समोसे का लुत्फ उठाया। तभी पास से गुजरते हुए एक लड़की के ऊपर
ऊपर गिलास की चाय उसके कपड़ों पर गिर गई। उसके कपड़े खराब हो गए। कपड़ों पर गिरी हुई चाय और उस पर पड़े धब्बों की वजह से उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। वह बिफरती हुई, अच्छे घरों की बिगड़ी औलादों, इंजॉय के साथ तमीज भी सीख लीजिए। यह कॉलेज आपका ही नहीं सभी का है। आपकी जो मर्जी आएगी वह दूसरों के साथ बिहेव करेंगे। खुद की आजादी के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। पैसों के नशे में चूर होकर के आप लोग तमीज भूल बैठे हैं। उसकी बात सुन करके सभी चुप रह गए। सबको जैसे सांप सूंघ गया हो। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अभिनय ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। आखिर अभिनय ने ऐसा क्यों किया? वह लड़की कौन थी? सावन का महीना था। इस महीने में बारिश का होना कोई नई बात नहीं है। ऑफिस से निकलते ही दीप्ति बारिश की हल्की फुहार को देख करके खुद को नहीं रोक पाई। उसने सोचा इस बारिश की फुहार का आनंद लिया जाए। यह सोच करके उसने कैब ना बुला करके पैदल ही चलने लगी। अभी वह कुछ दूर ही पहुंच पाई थी तभी बारिश भी तेज हो गई। सामने कॉफी हाउस देख करके वह अंदर चली गई, यह सोच करके कि जब तक बारिश रुकेगी तब तक इस मौसम में एक कप कॉफी पी जाएं। कॉफी का ऑर्डर दे करके दीप्ति ने पर्स टेबल पर रख दिया और मोबाइल में मेल चेक करने लगी, परंतु उसका मन वहां नहीं लग रहा था। ना जाने क्या सोच करके उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। सामने मेज पर हाथ रख करके वह बहुत ही गहरी मुद्रा में सोचते हुए रह रह करके परेशान हो रही थी। मैं क्यों रुक गई? मुझे यहाँ नहीं रुकने चाहिए था। कुछ समय में ही अभी रात हो जाएगी और घर में सभी परेशान होने लगेंगे। उसके सामने वह घटना चलचित्र की तरह घूमने लगी। एक शाम ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। उस समय रात को 8 बज गया था। साथ में मेरी फ्रेंड महक भी थी। जल्दी से ऑफिस का काम खत्म करके बाहर निकल करके ऑटो से अपनी फ्रेंड के साथ घर जा रही थी। हम दोनों का घर एक ही रूट पर पड़ता था, इसलिए हम लोग साथ ही निकलते थे। महक तो अपने घर के पास उतर गई, लेकिन मुझे तो आगे जाना था। रात गहराने लगी थी तभी हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? दीप्ति ने उसे गौर से देखते हुए, उसका चेहरा उसे कुछ कुछ जाना पहचाना सा लगा। यह सोच करके उसने स्वीकृति में सर हिलाते हुए ओह यस कह करके पुनः अपना मोबाइल देखने में व्यस्त हो करके मन ही मन सोच रही थी कि इसे कहाँ देखा है। कुछ देर बाद युवक ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, शायद किसी ऑफिस में। आप क्या यहीं कहीं जॉब करती हैं? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। क्या आप भी कहीं जॉब करते हैं? दीप्ति ने भी बेतकल्लुफी से पूछ लिया। मैं यहीं पास के ऑफिस में मैनेजर हूँ। बारिश में कॉफी की चाहत मुझे इस कॉफी हाउस में खींच लाई। शायद आपको भी यह चाहत यहाँ खींच लाई, मुस्कुराते हुए उसने कहा। परंतु मैं तो बारिश की वजह से यहाँ रुक गई। वैसे आपका आइडिया कुछ गलत नहीं है, कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। आपका आइडिया सही है, उस युवक ने स्पष्ट किया। लगता है हम दोनों की चाहत एक ही है, खिलखिला करके हंसते हुए। मेरा मतलब कॉफी, उस आगंतुक युवक ने हंसते हुए कहा। आप शायद टीसीएस की बात तो नहीं कर रहे हैं? यस, मैं टीसीएस में ही ब्रांच मैनेजर हूँ। अरे मैं भी वहीं जॉब करती हूँ, कह करके मुस्कुराने लगी। इसका मतलब मैंने सही कहा था, हमारी मंजिल एक ही है, मतलब ऑफिस एक ही है, कह करके वह बेफिक्री से फिर मुस्कुराने लगा। सर आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। मोहतरमा मुझे सर नहीं अखिल कहो। आई मीन मेरा नाम अखिल है। जाहिर है आपका भी नाम मोहतरमा नहीं होगा, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? अखिल की बेबाकी से बात करते देख करके मन ही मन मुस्कुराती हुई, मेरा नाम दीप्ति है, आप मुझे दीप्ति कह करके बुला सकते हैं। काफी आ चुकी थी, दोनों ने अपनी काफी खत्म की। सड़क पर लोगों के निकलते हुए देख करके लगता है बारिश रुक गई है, अब मुझे चलना चाहिए। अब तो हम सहकर्मी हैं, आपको मेरे साथ चलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कैब बुला ली है, मैं उसी से चली जाऊंगी। दीप्ति किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी, ना ही किसी अनजान के साथ प्रथम परिचय में ना ही घनिष्ठ होना चाहती थी। वह प्रथम परिचय में ही ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी।
ओके, वेलकम। फिर अब तो ऑफिस में मुलाकात होती रहेगी। दीप्ति मुस्कुराते हुए कैफे से बाहर निकल आई। बाहर मौसम बहुत ही सुहाना हो गया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम मन को एक खुशनुमा ताजगी भरा एहसास दे रहा था। अच्छा हुआ आज मैं एक बोरिंग शाम से बच गई। कुछ भी हो, उसकी बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। खैर, अपने को क्या, अब तक कैब आ गई थी। दीप्ति कैब में बैठ करके घर चली गई। कैब में बैठे हुए रोड पर सामने से गुजरती हुई दुकानें, सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियां, भागती हुई जिंदगी के साथ ही कदम ताल करता मेरे दिमाग में सारी घटनाएं चलचित्र की तरह घूम रही थी। यह समय भी एक बड़ी पाठशाला है। पन्नों की तरह दिन भी पलटते जा रहे हैं। खबर नहीं है कि समय आ रहा है या जा रहा है। वक्त इंसान को कमजोर करके लाचार कर देता है या फिर मजबूत बना देता है। जैसी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों का सामना करते हुए इंसान एक मजबूत चट्टान बन करके उभरता है। अगर जरा से भी कमी आ जाती है तो वह वहीं से कमजोर होने लगता है। लेकिन हालात जब काफी कठिन होते हैं तो वह इंसान को और भी मजबूत और सशक्त बनाते हैं। भविष्य की नींव के लिए वह मजबूती नींव में पत्थर का काम करती है। मेरी इसी अडिगता ने मुझे पत्थर की तरह कठोर और मजबूत बहुत बना दिया था। अब मुझे किसी भी बात से, किसी भी चीज का गम या खुशी नहीं होती थी। मैं इन सब से काफी दूर निकल चुकी थी। मुझे भी समय के साथ परिस्थितियों से मुकाबला करना अच्छे से आ गया था। मुझे पता है कहाँ पर किसका क्या और कैसे हैंडल करना है। दीप्ति और तृप्ति दोनों ही जुड़वा बहनें हैं। जब सुशीला जी गर्भ से थी, 5वें महीने से ही उन्हें अपने उदर में हलचल कुछ अधिक लगने लगी। पेट का आकार भी कुछ अधिक लगने लगा। सुशीला ने यह बात अपनी सास को बताई। उस समय सासू माँ ने गांव में ही दाई माँ को बुला करके उसकी जांच करवाई तो उसने पेट पर हाथ रख करके हाथ फिराते हुए सुशीला से बोली, बहू जी तेरे पेट में तो 2-2 बच्चे पल रहे हैं। कमरे से बाहर आकर के उसने सासू जी को भी यही घोषणा कर दी, बहू जी के पेट में तो 2 बच्चे पल रहे हैं। चाची, मैं तो इस बार छोटी बहू की जांच की बाद चांदी की मोटी मोटी पायल लूंगी। उससे नीचे तो मैं कतई नहीं मानूंगी। यह बात सुन करके सभी को आश्चर्य में मिश्रित खुशी हुई। हाँ हाँ दाई माँ, बिल्कुल लेना, जरूर तुझे मिलेगी, लेकिन बच्चों को तो पहले आने दे इस दुनिया में। सासू माँ ने खुश हो करके अपनी जबान दे दी। वह तो बात सही है चाची, मैं उसी के बाद की ही बात कर रही हूँ। दाई माँ ने उत्साह पूर्वक खुश होकर के कहा, ठीक है, तू ले लेना, बस तू खुश रहे और हमारे जच्चा बच्चा भी स्वस्थ रहे। बस भगवान से अपनी दया बनाए रखें बच्चों पर। सामने मंदिर में बैठे हुए भगवान की मूर्तियों की तरफ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हुई अम्मा जी ने कहा। जुड़वा बच्चों के बारे में जान करके पापा दिवाकर ने शहर में डॉक्टर को दिखाने और जांच कराने के लिए अम्मा जी को राजी कर लिया। डॉक्टर ने मां का चेकअप करके बताया कि मां के गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। इन जुड़वा बच्चों की वजह से कोई भी जटिल परिस्थिति आ सकती है, इसलिए डिलीवरी हॉस्पिटल में ही करने का जोर दिया। समय के साथ सुशीला जी को परेशानी बढ़ती गई। समय आने पर उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम पापा ने दीप्ति और तृप्ति रखा। उसके कुछ वर्षों के बाद अधर का जन्म हुआ। वैसे तो दोनों ही बराबर की थी। दोनों का लालन पालन बड़े ही अच्छे तरीके से हुआ। घर में अच्छा बड़ा भरा पूरा परिवार था। परिवार के सनिग्ध में बच्चे आसानी से पल गए। माँ ने प्राथमिक शिक्षा तो गांव में ही करा दी, लेकिन उच्च शिक्षा और अच्छी पढ़ाई के लिए शहर में आना जरूरी था। यह सोच करके माँ ने पापा से बात की, फिर वह शहर आ गई। पापा शहर में नौकरी करते थे, माँ यहीं दिल्ली में रह करके हमारा एडमिशन स्कूल में करा दिया। शुरू में तो गांव जाना होता रहता था, लेकिन समय के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गई और माँ का ससुराल जाना कम होता गया। मैं तृप्ति से 5 मिनट बड़ी थी। लोग कहते थे कि मैं कुशाग्र बुद्धि की हूँ। मेरा पढ़ाई में ज्यादा मन लगता था। मुझे हर वक्त पढ़ते रहना, कुछ काम करते रहना ही अच्छा लगता था। हर विषय में पकड़ अच्छी थी। चीजों को सीखने का मेरा शौक था। मुझे हर चीज में इंटरेस्ट था। वहीं तृप्ति थोड़ा सा चुलबुली, हर समय मस्त रहने वाली लड़की थी। खूबसूरत लड़के थे।
उधर तृप्ति एक चुलबुली, बिंदास और मस्त मौला लड़की थी। पढ़ाई को एक आवश्यक बोझ समझ करके पढ़ती थी। पढ़ाई उसे बहुत ही बोरिंग लगती थी। उसे सजने संवरने, फैशन करने का बहुत ही शौक था। वह जिंदगी को अपने हिसाब से जीती थी, अपने ही नजरिए से देखती थी। उसका मन हर समय पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। अपने कॉलेज की हर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी। उसने स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा नाम भी कमाया था। मैम, आपका घर आ गया, पेमेंट कर दीजिए। कैब ड्राइवर की बात सुन करके चौंक करके आंखें खोली उसने। तुरंत पेमेंट करके गाड़ी से नीचे उतर आई। घर में घुसते ही माँ ने कहा, दीप्ति बिटिया, आज बहुत देर कर दी तूने घर आने में। हाँ माँ, बारिश होने लगी थी इसलिए मुझे रुकना पड़ गया। अच्छा, चाय नाश्ता बना रखा है, तू खा ले। अच्छा माँ, मैं फ्रेश हो करके चाय पीऊंगी। दीप्ति को इतनी थकान लग रही थी, अपने बैग अलग कर डाला और बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद माँ ने आ करके उसे जगाते हुए, दीप्ति बेटा, ऑफिस से आ करके तू तो सो ही गई, तूने चाय भी नहीं पी। चलो पहले उठ करके चाय पी लो, फिर तुझे और काम भी तो देखना है। दीप्ति माँ की बात को सुन करके हड़बड़ा करके उठ बैठी। ओह माँ, मैं तो भूल करके सो गई थी, बस मैं अभी आती हूँ, कह करके वो सीधे बाथरूम में चली गई। माँ बीमार रहती थी, वह ज्यादा चल फिर नहीं पाती थी, इसलिए खाने का काम भी मुझे और तृप्ति को ही देखना पड़ता था। चाय पीते हुए उसे पापा ने बताया, आज तुम्हारी बुआ जी का भोपाल से फोन आया था, अगले हफ्ते तुम्हारी बुआ जी आ रही हैं, वो कुछ दिन यहाँ रुकेंगी। ओके पापा, मैं मैनेज कर लूंगी। माँ, बाकी आप देख लीजिएगा। किचन में सफाई करते हुए दीप्ति ने सुना पापा से कह रही थी, आपने दीप्ति के लिए कोई लड़का देखा है? 28 के ऊपर की हो रही है, अब तक तो इसके साथ की लड़कियों के 1-2 बच्चे भी हो गए हैं। ना जाने कब मेरी बिटिया के हाथ पीले होंगे। मेरे जीते जी इसका भी ब्याह हो जाता तो मैं भी सुकून की सांस ले सकती, हम भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते। ऊपर की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली। माँ, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, पहले मैं तृप्ति की शादी करूंगी, फिर उधर का कैरियर तो देखना है, उसके बाद ही मेरी शादी के बारे में सोचना। बिटिया, ऐसा कहीं होता है? पहले बड़े की शादी होती है तभी तो छोटे का नंबर आएगा। ऐसा गजब कहीं नहीं होता है। अपने परिवार खानदान में लोग क्या कहेंगे? पहले तेरी शादी हो जाती, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। माँ, मुझमें और तृप्ति में कितना अंतर है? सिर्फ 5 मिनट का ही तो, हम दोनों ही बराबर हैं। अगर तृप्ति शादी करना चाहती है तो उसकी कर दीजिए, परंतु मुझे अभी शादी नहीं करनी है। उसने स्पष्ट शब्दों में अपना फैसला सुना दिया। देख रहे हैं आप, आजकल लड़कियां जरा पढ़ लिख जाती हैं, अपने आप को माँ बाप से भी ऊंचा समझने लगती हैं। अब तो हम लोग इनके लिए बेकार हो गए हैं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। मैं तो इनके लिए अच्छा सोचती हूँ और यह हमें ही अकल सिखा रही हैं। यह कहते हुए माँ दुखी हो गई। दीप्ति मुस्कुराते हुए माँ के गले में हाथ डाल करके उनका मुखड़ा प्यार से चूमते हुए, माँ, आप किस जमाने की बात कर रही हैं? आज जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप तो सबसे अच्छी और प्यारी माँ हैं। भला आपको कौन गलत कह सकता है या बेवकूफ बना सकता है? कहते हुए वह माँ के गले से लिपटी मुस्कुराते हुए, माँ, मुझे भी मालूम है कि आप हम लोगों के लिए चिंतित हैं, परंतु आप मेरी भी मजबूरी समझिए। इस बीच अगर तृप्ति का अच्छा रिश्ता मिले तो उसकी शादी कर दीजिए। बिटिया मेरे सामने कह दिया है तो ठीक भी है, अपनी बुआ के सामने यह बात मत कहना, नहीं तो वह आगे से ना कोई रिश्ता बताएंगी और ना ही कोई इंटरेस्ट लेंगी। तेरी इन बातों से उनको अपनी बेइज्जती महसूस होगी। किसी भी मामले में तुम अपना मुंह बंद ही रखना। माँ, बस मेरे सामने मेरी शादी की बात ना चलाना, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। वैसे भी इसे जाने क्या हो जाता है शादी की बात करते ही, ना जाने क्यों शादी के नाम पर चिढ़ने लगती है। क्यों जी, कब तक इसको घर बिठा करके रखेंगे? अच्छा खासा कमा रही है, अपने भाई बहनों को भी देख रही है, और क्या चाहिए? इसके भी हाथ पीले हो जाएं तो मैं भी सुकून से मर सकूंगी। अपने सर पर हाथ ठोंकते हुए चिंतित स्वर में माँ कहे जा रही थी, अरे भाग्यवान, उसका भी तो तर्क सुन लो। तृप्ति की शादी या उसकी
जॉब लगना। भाई के कैरियर की बात सही तो कह रही है। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं बिस्तर पर ही रहता हूँ और पैरालाइज की वजह से तुम भी बिस्तर पर हो। घर में भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाते। यह बच्चे ही तो हम लोगों को देखते हैं। हम दोनों की बीमारी, घर में खर्च ही खर्च हैं। ऐसे में घर में एक कमाने वाली वही तो है। घर को कौन देखेगा? तुम भी बिना सोचे समझे बात करने लगती हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे की देखते हैं। परंतु दीप्ति के मन में क्या है, वह क्या सोचती है और चाहती है, यह किसी को नहीं पता था। तृप्ति साथ में लाया सामान किचन में रखते हुए, माँ अधर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। तृप्ति बिटिया, सब सामान ले आई जो मैंने तेरे से मंगाया था? माँ ने चिंतित होकर के पूछा। हाँ माँ, जो भी आपने बताया था मैं वह सारा सामान ला करके किचन में रख दिया है। तू अधर को पूछ रही थी ना? अधर तेरी बुआ जी को लेने स्टेशन गया है, बस आता ही होगा। माँ, तब तक मैं खाने और नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। तृप्ति किचन में काम करने चली गई। माँ, तृप्ति घर आ गई? माँ के गले में प्यार से हाथ डाल करके दीप्ति ने पूछा, हाथ पकड़ करके मुस्कुराते हुए। अरे हाँ बिटिया, वह आ गई है, किचन में काम कर रही है। तू भी जरा हाथ बटा देना। दोनों लोग मिल करके सब चीजें अच्छे से तैयार कर लेना और पहले तू कुछ खा ले। ओके माँ, मैं देखती हूँ। दीप्ति वॉशरूम में घुस गई, फ्रेश हो करके बाहर आई। अब वह बिल्कुल पूरी तरह से एक घरेलू लड़की लग रही थी। झटपट किचन में लग गई। उसे देखते ही, दीदी मैंने आपकी चाय बना दी है, तब तक आप चाय पी लीजिए। सब्जी की आती हुई खुशबू को सूंघते हुए, अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। क्या बनाया है तूने? कौन सी सब्जी बनाई है? दीदी मैंने अभी शाही पनीर बनाया है, वह बुआ जी को बहुत पसंद है। माँ बता रही थी कि बुआ जी को माँ के हाथ का शाही पनीर बहुत पसंद है। अब माँ कैसे बनाती, इसलिए माँ की बताई रेसिपी के आधार पर बनाया है। तृप्ति ने अच्छे से अपनी बात स्पष्ट किया, कैसरोल का ढक्कन खोल करके उसकी खुशबू का आनंद लेते हुए। सच में बहना, बहुत ही लज्जतदार खुशबूदार सब्जी लग रही है। वैसे भी तेरा हाथ खाने बनाने में सेट है। गाल पर चुटकी लेते हुए, रुकना मेरी प्यारी बहना, बुआ जी आ रही होंगी। सब लोग एक साथ बैठ करके चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है। दीप्ति झट से दरवाजा खोलती है। सामने बुआ जी को देख करके उनके गले लग जाती है। बुआ जी भी आशीष और दुआओं के ढेर सारे आशीष दे डालती हैं। अपने आशीर्वाद की झड़ी लगाते हुए वह पापा जी के पास आकर के बैठ जाती हैं। बुआ जी, तब तक आप फ्रेश हो लीजिए, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। चाय पी करके फिर आराम करिएगा। दीप्ति ने इसरार किया। हाँ बेटा, सही कह रही हो, इतना लंबा सफर थकान तो होती ही है। आने को तो मैं फ्लाइट से भी आ जाती, लेकिन उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे आसमान में लटके हो, क्या जाने कब नीचे लटक जाए। बुआ जी की बात सुन करके सभी लोग हंसने लगते हैं। कुछ देर में बुआ जी भी फ्रेश हो करके आ जाती हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बुआ जी का इंतजार कर रहे हैं। बुआ जी के बाथरूम से निकलते ही झटपट तृप्ति उनके लिए चाय लेकर के आ गई। चाय नाश्ते के साथ में हंसी ठहाका का दौर चलता रहा। बुआ जी से बहुत दिनों के बाद मिल करके सबको बहुत अच्छा लग रहा था। दीदी, यहाँ दिल्ली में अपने भाई के पास भी आ जाया करो, आपके आने से घर में रौनक आ जाती है। बचपन की पुरानी यादें लौट आई। हम दोनों भाई बहन फिर से बचपन के उन दिनों को जी लेते हैं। क्यों दीदी, कितना अच्छा लगता था जब हम सब एक साथ रहते थे। सभी भाई बहन लड़ते झगड़ते थे, फिर एक साथ रहते थे। हाँ भैया, उन दिनों की तो बात ही अलग थी। तब हम सभी परिवारों के बीच में कितना प्रेम और विश्वास हुआ करता था, जो अब कहीं ढूंढे से भी नहीं मिलती है। अब तो लोग घरों में अकेले रहना पसंद करते हैं। बहुओं को सास नहीं पसंद आती है, ना सास को बहू ही पसंद आती है। आपस के रिश्ते में भी अजीब सा खिंचाव आ गया है। सच कहती हो जीजी, अजीब जमाना हो गया है। रिश्ते तो सब बिखरने लगे हैं। जो अपने थे वो सारे एक एक करके छूटते जा रहे हैं। आखिर क्या होगा हम बूढ़े लोगों का, भविष्य और आने वाली जनरेशन का? पापा बहुत ही चिंतित स्वर में कह रहे थे। अधर तपाक से बोला, बुआ जी, क्या खुद की चाहतों के लिए बच्चों के भविष्य का गला घोंट देना अच्छा है? आजकल के माता पिता का यह स्वार्थ नहीं है
कि वह अपनी सेवा के लिए अपने बच्चों को कैरियर बनाने के लिए आगे ना बढ़ने दें और उनको अपने पास ही अपनी गांठ में बांध करके बिठा लें और कूप मंडूक बनाए रहते हैं। यह तो बुआ जी कहीं का इंसाफ नहीं है, यह सरासर बच्चों पर थोपा जाने वाला अन्याय है। बड़े ताव में अधर अपने मन की भड़ास निकाल रहा था। बहुत ठीक कर रहे हो बेटा, तुम्हारे जैसी सोच और विचार के लोग ही आजकल ऐसी बातें बोलते हैं। जो सब कुछ बना बनाया है उसको खोते जा रहे हैं मेरे बच्चे। रिश्तों की और इन संबंधों की कीमत जब मेरी जैसी उम्र में आओगे तब जानोगे। अभी तो तुमको अपना कैरियर और भविष्य की फिक्र है। पापा रोकते रहे, जीजी रहने दीजिए, अधर ऐसा नहीं है। नहीं भैया, सुनने और समझने दो इसे। ना तुम्हें बहनों की फिक्र है, ना तुम्हें बूढ़े लाचार माँ बाप की फिक्र है, ना बहनों या रिश्तेदारों की फिक्र है। अभी तो तुम्हें सिर्फ खुद के कैरियर का ही दिखाई पड़ रहा है, इसलिए बेटा तुम ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन कभी प्रैक्टिकल हो करके सोचो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे और परिवार के लिए कितना समझौता किया है। तुम्हारा कैरियर बनाने और घर परिवार चलाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। इतना सब ना करती होती तो क्या आज तुम इस सब स्थिति में होते? शायद नहीं। बुआ जी, क्या किया जाए, आजकल पेरेंट्स अपना घर छोड़ करके बच्चों के साथ जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में बच्चे क्या करें? या तो वो नौकरी छोड़ें या माता पिता को छोड़ दें। वो एक ही चुनाव कर सकते हैं। यह बात पेरेंट्स को भी अच्छे से समझनी चाहिए। बड़े ही जोश में आकर के अधर बोलता ही जा रहा था। दिवाकर जी ने चुप रहने का इशारा किया, तब जाकर के वह शांत हुआ। बेटा, अच्छे संस्कारों को ही धारण करो, वह ज्यादा अच्छा है। तुम्हारे संस्कार तुम्हें क्या कहते हैं? वैसे तो तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए। अन्य बातों को सोचने का तुम्हारे पास अभी समय है और ना यह कोई सही मौका है। पहले कुछ काबिल बन जाओ, उसके बाद ही कुछ सोचना। उसकी पीठ थपथपाते हुए बुआ जी समझाई। बुआ जी के द्वारा यह सब सुन करके अधर की आंखें नीची हो गई। वह धीरे से बोला, सॉरी बुआ जी, शायद जमाने की बातों को सुन करके मैं आज जमाने की रौ में बह गया। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब कतई नहीं था। मुझे तेरे रिश्तेदार भी पसंद हैं, माँ पापा और दीदी का सानिध्य भी। कोई बात नहीं बेटे, समय समय पर पारिवारिक मूल्यों को समझना जरूरी होता है। मन में आए किसी भी विचार को स्पष्ट करना और उसका स्पष्टीकरण कर लेना भी बहुत अच्छा होता है। शायद अब सब चीजें तुम्हारी समझ में आ गई होंगी। बुआ जी ने अपना तार्किक ज्ञान झाड़ा। बुआ जी ने अपना तार्किक ज्ञान साझा किया। अरे आइए जीजी, कुछ और बात करते हैं। माँ अपना वॉकर उठा करके बुआ जी को आने का इशारा करते हुए कमरे की तरफ चली आई। पीछे पीछे बुआ जी और पापा जी भी कमरे में चले गए। बुआ जी ने अपनी अटैची से एक कार्ड निकाल करके पापा के हाथ में रखते हुए कहा, दिवाकर भैया और भाभी, हमारे यहाँ सलब ने घर बनवाया है, गृह प्रवेश भी धूमधाम से कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सपरिवार वहाँ पर आएं, तो मेरे साथ साथ बेटे बहुओं को भी अच्छा लगेगा और उन सभी को आपसे मिल करके खुशी भी होगी। जी, आप तो जानती हैं हम लोगों की ऐसी अवस्था है कि हम सपरिवार कहीं दूर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके बच्चों को आपके यहाँ गृह प्रवेश में अवश्य भेज दूंगी। पापा ने अपनी बीमारी और लाचारी का हवाला दे करके समझाया। दिवाकर भैया, मैं इसलिए और भी कह रही थी क्योंकि मेरी नज़र में एक लड़का है, वो मुझे दीप्ति के लिए बहुत पसंद है। अच्छा घर है, परिवार है, बस उस घर में एक बहू की कमी है, बाकी सारे सुख हैं उस घर में। बुआ जी ने उस लड़के की फोटो भी निकाल करके दिखाया। फोटो में लड़का सभी को पसंद आया। बुआ जी ने फिर जोर दे करके कहा, भाभी, हमारे यहाँ फंक्शन में आ करके उस लड़के को और उसके परिवार वालों से भी मिल लोगे, समझ लोगे। अगर आप सबको सही लगेगा कि वह सब ठीक है, जब तुम्हारा मन भरे तब शादी करना, नहीं तो मना कर देना। बुआ जी ने भरपूर कोशिश की समझाने की। ठीक है जीजी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अभी तो कोई बात नहीं। बुआ जी ने दीप्ति को किचन में काम करते देख, भाभी, दीप्ति काम में होशियार है, कमा भी रही है। अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। आखिर वह कब तक कुंवारी बैठी रहेगी? अपनी मन की बात बुआ जी ने आखिर कह दी।
जीजी, आपसे घर की स्थिति कुछ भी छिपी नहीं है। आप भी जानती हैं, अधर तो अभी पढ़ रहा है। तृप्ति भी 2 ट्यूशन में क्या पाएगी, बस थोड़ा सहारा हो जाता है। कमाने वाली तो सिर्फ यही है जिसके सहारे इस घर का खर्चा, हम दोनों की दवाई और अधर की पढ़ाई का खर्चा चल रहा है। इसकी शादी कर दूंगी तो यह सब कुछ बंद हो जाएगा। अभी यह दोनों बच्चे कुछ नहीं करते हैं, पढ़ ही रहे हैं। माँ के शब्दों में बेचैनी और चिंता साफ झलक रही थी। बुआ जी ने कुछ सोचते हुए, भाभी आप कहे तो ठीक रही हैं, परंतु कब तक बेटियों को घर पर बैठाए रहोगी? एक ना एक दिन शादी तो करनी ही है। बुआ जी माँ और पापा को सुनाने से नहीं चूकी। जीजी, आप सही कह रही हैं, शादी तो करनी ही है और करूंगी भी, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारियां आधी अधूरी हैं। मैं अच्छे घर परिवार में रिश्ता कहाँ कर पाऊंगी? मेरे पास में ना पैसा है जो मैं लाखों का दहेज दे करके शादी कर सकूं। बस मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ बेटियां ही हैं जो खूबसूरत, सुशील, सभ्य और सुसंस्कृति और समझदार बेटियां हैं। वो अपना घर परिवार अच्छे से चला सकती हैं। जीजी, मेरी बिटिया लाखों में एक है, वो हर जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है। मैं सबकी सलाह के बिना कोई कदम नहीं उठा पाऊंगी जो सभी परेशानी में पड़ जाएं। मुझे इन बातों को सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। भैया कहे देते हैं, बेटियों और बच्चों की हरदम सुनेंगे तो फिर कोई काम कर चुके हैं। हमेशा उनका चेहरा देखना और उनसे पूछ पूछ करके उनकी सलाह से सभी काम करना, यह कब से इस घर का नियम हो गया। मैं बाबूजी के सामने जब तक वह रहे ऐसा तो कुछ नहीं होता था। तब तो जो बाबूजी ने कह दिया वही पत्थर की लकीर होता था। अब घर के फैसले बेटियों से पूछ करके होंगे। क्या जमाना आ गया है, अब तो बड़े लोगों की कोई बात ही नहीं सुनी जाती। बुआ जी ने हिकारत भरे शब्दों में फरमाया। जीजी, तब की बात दूसरी थी, उस समय का जमाना और था। तब तो घर के बड़े बुजुर्ग ही घर के मुखिया होते थे, किंतु जब हम बच्चों के ही सहारे हैं, बच्चे कमा रहे हैं और समय के अनुसार बच्चों की पसंद और नापसंद भी तो समझनी पड़ेगी। अपनी बहन की तरफ मुखातिब हो करके, जीजी, आपके यहाँ भी क्या सब आपके तरीके से ही चलता है? आपको भी अपने बच्चों से राय लेनी ही पड़ती होगी। कुछ सोचते हुए, जीजी, समय के साथ चलिए, स्वयं को बदलें, वरना बहुत परेशानी होगी। बुआ जी धीरे से बोली, दिवाकर कहे तो तुम सही रहे हो, अब हम बड़े बूढ़ों की सुनता ही कौन है। सब अपनी अपनी मर्जी थोपते हैं। फिर थोड़ा गंभीर हो करके बोलते हुए, मुझे क्या करना है, कोई बात नहीं, जैसी आप सबकी मर्जी। मैं भला कौन हूँ कुछ भी कहने वाली, मेरा कौन सुनेगा इस घर में? बुआ जी ने अंत में ताना मारने से नहीं चूकी। अच्छा, गृह प्रवेश में जरूर आना सब लोग, आप लोगों को जो ठीक लगे। कुछ दिनों के बाद बुआ जी अपने घर भोपाल चली गई। आज दीप्ति को वापिस आने में देर हो गई थी। जल्दी जल्दी लिफ्ट की तरफ भागी, क्योंकि लिफ्ट बंद होती उसके पहले ही वह पैर बढ़ा करके लिफ्ट में समा गई। लिफ्ट से बाहर निकल करके अपने केबिन की तरफ बढ़ी थी कि तभी उसे किसी ने उसे आवाज दी। वो पलट करके आवाज की दिशा में देखने लगी। बाएं हाथ के कॉरिडोर में एक युवक तेज चला आ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आया, वह चलने ही वाली थी, तब तक उस युवक ने हाथ से रुकने का इशारा किया। वो ठिठक करके खड़ी हो गई। नजदीक आते ही आश्चर्य से, ओ माय गॉड, अखिल, अखिल सर आप! अरे तुम तो ऐसे गायब हुई, कहाँ थी इतने दिनों तक? बड़ी हैरानी की बात है, यहाँ हो करके भी तुम कभी दिखाई नहीं दी। क्या करूं, बहुत बिजी थी। शुक्र है कि तुमने मेरी आवाज सुन ली, नहीं तो आज फिर से गायब हो जाती। वैसे जल्दी जल्दी कहाँ भागी जा रही हो? सर वैसे ही मैं लेट हो गई हूँ, अब और लेट हो गई तो मुझे मैनेजर की डांट पड़ेगी, दीप्ति ने सपाट लहजे में कहा। जब अपने डिपार्टमेंट की मैनेजर आप ही हैं, तब आपको कौन डांटेगा? अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। सर यह आप पूछ रहे हैं, जबकि आपको भी पता है कि अपने से ऊपर मुझे भी रिपोर्ट करनी पड़ती है, मेरा भी तो कोई बास है। कहते हुए दीप्ति मुस्कुराने लगे। गुड जॉब, काफी जिम्मेदार हैं आप, जान करके अच्छा लगा। जब ब्रांच मैनेजर मैं हूँ तब कोई आपको कुछ कह नहीं सकता, अखिल ने बड़े शान से बताया।
सर काम काम होता है, अपनी जिम्मेदारी मैं बखूबी समझती हूँ। मुझे भी समय पर काम करना पसंद है, मैं किसी को कहने का कोई मौका नहीं देना चाहती। यह कहते हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ी। आगे बढ़ करके रोकते हुए, लंच टाइम में तो तुम खाली होती हो, हाथ बढ़ा करके दरवाजा खोलते हुए, सर चलिए अंदर चल करके बात करते हैं, बाहर अच्छा नहीं लगता है। यह कहते हुए उसने अंदर का दरवाजा खोल करके अंदर चली गई। पीछे से अखिल भी आ गया, अपना पर्स टेबल पर रखते हुए, सर मैं लंच टाइम अपना पेंडिंग पड़ा हुआ काम खत्म करती हूँ, मैं खाली नहीं रहती हूँ। दीप्ति को अच्छा नहीं लग रहा था उस समय अखिल को वहां होना। यह समय काम का समय होता है, ऐसे में उसे डिस्टरबेंस पसंद नहीं था। फिर भी शिष्टाचार बस वह बोली, सर बैठ जाइए। हंसते हुए, दीप्ति जी आज आप बहुत ही बोरिंग बातें कर रही हैं। तब तक ऑफिस के प्यून ने दरवाजा खोल करके मैं आई कम इन, परंतु किसी को वहां बैठे देख करके जाने लगा। दीप्ति ने उसे इशारे से बुलाया। दीप्ति की स्वीकृति पा करके वह तुरंत आते हुए अखिल को वहां बैठे देख करके तुरंत उन्हें अभिवादन करते हुए कहा, अरे बड़े सर आप यहाँ पर, मुझे बता देते मैं काम कर देता। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं थी, एक संक्षिप्त सा अखिल ने उत्तर दिया। मेज पर कुछ फाइल रखते हुए, मैम आकांक्षा मैडम ने यह फाइल भेजी है, इन्हें देख लीजिए, मैं फिर आ जाऊंगा। यह कह करके वह बाहर चला गया। सर मैं लंच अपने फ्रेंड सर्कल में उन्हीं के साथ करती हूँ, दीप्ति ने बात खत्म करने की गरज से टालते हुए कहा। फिर भी दीप्ति जी कोशिश करना कि लंच मेरे ही साथ करो, कुछ आदेशात्मक लहजे में उसने कहा। यह सुन करके दीप्ति को थोड़ा बुरा लगा, मन ही मन कहने लगी, भला आप कौन है मेरे जो मैं अखिल के साथ लंच क्यों करूं? यह बंदा तो मेरे गले ही पड़ गया है, मैं रिस्पेक्ट दे रही हूं और यह सर चढ़ता जा रहा है। तर्कस का आखिरी तीर छोड़ते हुए, सर यहाँ के लोग आपको यहाँ बैठा देख करके क्या सोच रहे होंगे, आपके साथ देख करके लोग क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे परवाह है तो आपकी कि कोई आपको ना कह पाए। मैं यही सोच करके अब जा रहा हूँ। वॉलेट से अपना कार्ड निकाल करके टेबल पर रखते हुए, इसमें मेरा नंबर है, जब चाहे तब बात या मुलाकात कर सकती हो। यह बोल करके अखिल उठ करके चल दिया। दरवाजे के पास पहुंचते ही कुछ सोच करके दीप्ति की तरफ घूम करके कहा, फिर ऑफिस के बाद मिलते हैं। ओके सर कोशिश करती हूँ। फिर वह किसी उत्तर की प्रतीक्षा न करते हुए दरवाजा खोल करके बाहर निकल गया। दीप्ति का ऑफिस 8वीं फ्लोर पर था, जबकि अखिल का ऑफिस 9वीं मंजिल पर था। दोनों के ऑफिस में सिर्फ एक तल की दूरी थी। अखिल मन ही मन सोच रहा था, इस एक मंजिल की दूरी को तय करने में 1 महीना लग गया, क्या यह दूरी मिट पाएगी? यही सोचते हुए वह अपने केबिन में पहुंच गया। वहां पहले से ही खड़े प्यून ने उसका अभिवादन किया। अखिल के अंदर जाते ही वह भी आ गया। सर यह फाइल मुझे श्रीवास्तव सर ने दी है, आज किसी कंपनी की मीटिंग होनी है। ठीक है तुम जाओ, मेरे लिए कॉफी भिजवा देना। अखिल का सर दर्द हो रहा था, इसलिए उसने कॉफी का ऑर्डर किया। कॉफी पीने के बाद उसको फ्रेशनेस और रिलैक्स लगता था, इसलिए वह सरदर्द होने पर कॉफी पीता था। थोड़ी देर में प्यून कॉफी ला करके दी। कॉफी पीने के बाद अखिल को जब अच्छा फील हो रहा था, उसने फटाफट टेबल पर सभी फाइल चेक की, सारे कोटेशंस को नोट किया। अखिल ने 3 बजे की मीटिंग उसने रखी। मीटिंग का टाइम हो रहा था, वह मीटिंग हॉल में पहुंच गया। सारे एम्प्लॉय भी पहुंच चुके थे, सिर्फ एक को छोड़ करके सारी सीटें भरी हुई थी। वह अपनी चेयर पर बैठ गया। वह खाली सीट के बारे में पूछने ही वाला था कि यहाँ पर कौन अब्सेंट है, तब तक किसी स्त्री की आवाज में, कम इन सर। सर उठा करके दरवाजे की ओर देखा तो सामने दीप्ति खड़ी थी। कम इन कह करके अखिल ने आने का इशारा किया। सॉरी सर मैं थोड़ा लेट हो गई, कहते हुए वह चेयर पर बैठ गई। अब अखिल को समझ में आया कि इस मीटिंग का दीप्ति भी एक हिस्सा है। कंपनी की प्रॉफिट और लॉस के बारे में बातचीत हुई, आगे की डीलिंग के लिए भी योजनाओं पर काम किया गया। इस प्रकार सारी बातचीत होने के बाद सभी को अपने अपने काम समझा दिया गया। कुल मिलाकर के मीटिंग बहुत ही बढ़िया रही। अगली मीटिंग दीप्ति के किसी रॉयल्स कंपनी के अफसर्स से होनी थी, इसलिए दीप्ति और उनके ग्रुप को रुकना पड़ा। थोड़ी देर में रॉयल्स कंपनी के मैनेजर आ गए, उनके साथ की मीटिंग भी बहुत अच्छी रही। दीप्ति ने रॉयल्स कंपनी वालों को
इतने अच्छे से डील किया और उनसे कंपनी का होने वाला लाभ और नुकसान के बारे में इतनी आसानी से समझाया कि रॉयल्स ग्रुप वालों को दीप्ति की डील पर मुहर लगा दी और डील तुरंत ही फाइनल हो गई। रॉयल्स कंपनी के मैनेजर ने डील होने की खुशी अपने अफसर्स से शेयर की। कुछ देर बातचीत के बाद रॉयल्स कंपनी के मैनेजर ने अखिल से कहा, सर आपको बधाई हो, आपकी कंपनी का काम करने का तरीका और मेहनत वगैरह मेरी कंपनी को बहुत पसंद आया है। आपकी कंपनी को काफी बड़ी डील मिलेगी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या कुछ ऐसा भी है कि भविष्य की योजनाएं भी अभी से बन गई? राइट सर, बिल्कुल सही समझा आपने, कुछ ऐसा ही है। सर अगले प्रोजेक्ट के लिए सभी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आपको बधाई हो सर इस कंपनी के लिए और हमारे सीईओ से अगली मुलाकात के लिए। अखिल ने मैनेजर को धन्यवाद करके उसे विदा किया। अखिल ने खुशी से दीप्ति के हाथों को पकड़ करके बधाई देते हुए कहा, तुम्हारा आगमन हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हारे आने से मेरी कंपनी में बहार आ गई। दीप्ति, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम इस कंपनी की सबसे अच्छी एम्प्लॉय व हिस्सेदार हो। मैं तुम्हारे वाक्पटुता, बेहतरीन कॉन्फिडेंस और बुद्धिमत्ता पूर्वक सवाल और जवाब को सुन और देख करके बहुत कायल हुआ हूँ। इस कंपनी के लिए तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही काफी अच्छा रहा है। आपने हमेशा कंपनी को मुनाफा ही दिलाया है। मैं बहुत खुश हूँ। आपके प्रमोशन के लिए मैं सिफारिश करूंगा। अपनी तारीफ सुन करके दीप्ति बहुत खुश हुई, उसे भी अच्छा लग गया। उसने अखिल को धन्यवाद दे करके जाना चाहा। अखिल से उसे रोकते हुए कहा, दीप्ति इसके लिए तो पार्टी बनती है। सर अभी तो पार्टी की कोई बात नहीं है, जब प्रमोशन हो जब पार्टी दीजिएगा तब तक पार्टी ही उधार रही। ओके सर। ओके दीप्ति, पार्टी ना सही काफी पार्टी तो हो ही सकती है। दीप्ति हौले से मुस्कुराई। ओके सर, जब आप इतना ही इसरार कर रहे हैं तब तो मैं आपकी काफी पार्टी एक्सेप्ट करती हूँ। तो फिर अभी चलते हैं। अखिल ने उतावलेपन से बोला। सर अभी नहीं नहीं, मेरा थोड़ा सा काम अभी पड़ा है, उसे पूरा कर दूं। दीप्ति जी, मैंने तो आज कुछ खाया नहीं है आज, इसलिए मुझे तो भूख लग रही है। आपके चक्कर में मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। बहुत ही बेताबी से रोनी सी सूरत बना करके अखिल ने कहा। सर सच पूछिए तो खाया तो मैंने भी कुछ नहीं है, मुझे भी भूख लग रही है, परंतु वह काम बहुत जरूरी है, इसलिए उसे कंप्लीट करके देना ही है। ओके, अभी मैं कुछ देर और वेट कर लूंगा। जल्दी से काम खत्म कर लीजिए, फिर काफी पार्टी के लिए चलते हैं। ओके सर, जैसा आपका मन। दीप्ति के सलोने चेहरे पर मुस्कुराते हुए गुलाबी रस भरे ओंठों के बीच में मोतियों जैसे चमकते दांत बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अखिल मंत्रमुग्ध सा देखता ही रह गया। अच्छा सर, मैं चलती हूँ, फिर जल्दी ही मिलते हैं। हाँ, एक बात और सुनो, मुझे सर सर कहना बंद कर दीजिए, सिर्फ अखिल कहो। मेरा नाम अखिल है, उसने बड़े ही अधिकार पूर्वक कहा। सर आप अफसर हैं तो मुझे कहना ही पड़ेगा, क्योंकि यह ऑफिस है। फिर भी यह आपत्ति किस लिए? दीप्ति जी, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मेरी पहचान मेरे नाम से है, ऑफिस में मेरी पहचान मेरे काम से है, इसलिए मुझे ऑफिस में तो सर कह सकती हो, लेकिन अकेले और बाहर सिर्फ अखिल, केवल अखिल बेहतर है। मुझे अखिल कह करके बुलाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यह कहते हुए वह खिलखिला करके हंसने लगा। ओके सर, आपके आदेश का पालन करूंगी। अच्छा अखिल सर, अब मैं चलती हूँ। यह कह करके वह अखिल के ऑफिस से बाहर निकले। बाहर बैठा प्यून उसे बड़े ही गौर से देख रहा था। रूम के बाहर लॉबी में 2-4 लोग चहलकदमी कर रहे थे। दीप्ति को उसकी मानसिकता को समझते देर नहीं लगी कि लोग उसे अर्थपूर्ण निगाहों से देख रहे हैं। जो जिसको करना है वह करो, मुझे किसी की परवाह नहीं करनी है। किसी की ओछी मानसिकता को हम नहीं बदल सकते। यह सोच करके उसने अपने मस्तिष्क में आए हुए ख्याल को झटक करके निर्भीकता से आगे बढ़ती हुई लिफ्ट की तरफ चली गई। दीप्ति ने शीघ्र ही बचा हुआ काम पूरा किया। आज की काम की सारी रिपोर्ट मेल कर दे, फिर अपना लैपटॉप बंद करके काम खत्म कर दिया। घड़ी में देखा 6 बज चुका था। ऑफिस से काफी लोग जा चुके थे, बस कुछ एक लोग ही काम कर रहे थे। वह निकलने ही वाली थी, तब तक अखिल का फोन आ गया।
दीप्ति, उम्मीद है आप खाली हो गई होंगी। मैंने नीचे आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओके, मैं आ रही हूँ। उसने शेष फाइल दराज में रखी और अपना बैग उठाया और लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। अखिल अपने गाड़ी के पास खड़ा दीप्ति का इंतजार कर रहा था। दीप्ति के पहुंचते ही गेट खोल करके आइए बैठिए मैडम जी कहते हुए हंसने लगा। आज की पार्टी कहाँ होगी? मेरा मन है कि आज की पार्टी उसी कैफे में होनी चाहिए जहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी। आखिर अखिल ऐसा क्यों? दीप्ति ने उत्सुकता से पूछा। वह इसलिए क्योंकि उसी कैफे में मुझे एक अच्छी दोस्त मिली थी। उसी की स्मृति में वहाँ जाना चाहता हूँ। यह कहते हुए उसके चेहरे पर बहुत ही संतुष्टि के भाव दिखाई पड़ रहे थे। दीप्ति मुस्कुराते हुए अगली सीट पर बैठ गई। गाड़ी फर्राटा भरते हुए कैफे के सामने खड़ी थी जहां पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। दोनों ही गाड़ी से उतर करके कैफे के अंदर चले गए। कैफे में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। अखिल ने कोने की टेबल का चुनाव करके वहीं पर दोनों बैठ गए। वहां पर बहुत सुकून लग रहा था। वहां कॉर्नर में बहुत ही शांति थी। शाम का समय था। इस समय लोगों को घर भागने की जल्दी रहती है, इसलिए यह वक्त काफी सुकून भरा होता है। अखिल ने दीप्ति की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, दीप्ति क्या खाना पसंद करोगी? जो तुम कहो आज वही ऑर्डर आएगा। दीप्ति ने भी संजीदगी से कहा, आप तो काफी पार्टी के लिए लाए थे, तो फिर काफी पीते हैं। अरे वाह, काफी सिर्फ कहने के लिए होता है, उसके साथ तो कुछ और भी चलेगा। सिर्फ काफी से काम नहीं चलेगा। वैसे ही मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए मैं तो अपने लिए डोसा ऑर्डर करूंगा। तुम्हें क्या लेना है वह मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूं। जो आपको पसंद हो वह मंगा लीजिए। नहीं, आज तो आपकी ही पसंद रहेगी। तब तक वेटर ने भी मेनू कार्ड ला करके रख दिया। लिस्ट में देख करके, दीप्ति मैं तो डोसा ऑर्डर करने जा रहा हूँ। तुम्हें भी डोसा खाना हो तो बोल दूं, या फिर पिज्जा या और कुछ खाना है तो बताओ, मैं पिज्जा ले लूंगी। अखिल के बहुत कहने पर दीप्ति ने अपनी चॉइस स्पष्ट कर दिया। दीप्ति ने गौर किया, अखिल बेतकल्लुफ होता जा रहा था। आपसे तुम पर उतर आया। जाने क्यों उसे भी बुरा नहीं लगा। आज वह खुश थी क्योंकि उसके नाम आज अच्छी उपलब्धि आई थी, इसलिए वह कोई टेंशन नहीं लेना चाहती थी। आज उसे अच्छा लग रहा था। अखिल के और कुछ खाने का आग्रह करने पर दीप्ति ने अपनी चॉइस पिज्जा ही रखी। वह भी हाफ ही लूंगी। अखिल बोला, अरे इतने में क्या होता है? इतने में तो पेट भी नहीं भरेगा। मैं डोसा मंगाता हूँ, हम दोनों ही शेयर कर लेंगे। दीप्ति अखिल को गौर से देखने लगी। अखिल को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने झट से बात पलटते हुए, आई मीन मेरा मतलब आप डोसा खा लीजिएगा, या आप चाहें तो पूरा खा सकती हैं। ओके। जब तक खाने का सामान टेबल पर आए तब तक दोनों ही इधर उधर दाएं बाएं देख रहे थे। अखिल सोच रहा था क्या बात करें, बात की शुरुआत कैसे की जाए। यह सोचते हुए बात करने की गरज से अखिल ने पूछने लगा, आपके घर में और कौन कौन है? घर में मम्मी पापा, एक बहन और भाई हैं। दीप्ति ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। आपका भी छोटा परिवार है। सभी लोग क्या करते हैं, जॉब या पढ़ाई? बहन कोचिंग पढ़ाती है और भाई नीट की तैयारी कर रहा है। माँ पापा बीमार हैं इसलिए घर पर रहते हैं। भाई के नीट में सिलेक्शन को लेकर के परेशान हूँ। उसका सिलेक्शन हो जाता ताकि वह भी माँ पापा के सपने को साकार कर सके, एक अच्छा काबिल डॉक्टर बन सके, समाज की सेवा कर सके। दीप्ति अपने ही रव में बोले जा रही थी। इसके लिए फिर तो उसे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। आई मीन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। जो भी हो, भाई मेहनत तो बहुत कर रहा है, अब देखिए कैसे क्या होता है। दीप्ति ने थके स्वर में अपनी बात रखी। इस देश काबिलियत से नहीं सोर्स से काम करता है। आपका सोर्स है देने के लिए पैसा हो, फिर तो जहां चाहे वहां एडमिशन हो जाएगा। या फिर आरक्षण कोटे से आते हैं तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी खूबी नहीं है तो आप फिर धक्के खाते रहेंगे, किसी काम के नहीं हैं। उसकी बात को सुनकर के दीप्ति को बुरा लगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे भी काफी पापड़ बेलने पड़े थे। एक जनरल कैटेगरी का क्या होता है यह मैं अच्छे से समझता हूँ। इस देश में सामान्य वर्ग में होना सबसे बड़ा गुनाह है।
अखिल ने बड़े ही तल्ख अंदाज में अपनी बात स्पष्ट की। एकाएक अखिल के चेहरे पर क्रोध और आक्रोश की रेखाएं उभर आई। आंखों में दर्द का समंदर लहराने लगा। उसके हाथों की मुट्ठियां भींच गई। माथे पर दर्द और गुस्से की सिकन साफ साफ देखी जा सकते थे। चेहरे पे अपार पीड़ा थी। लगता था अखिल अभी कहीं कुछ और कर बैठेगा। इस डर से उसने अपने दोनों हाथों को एक साथ बड़ी ही मजबूती से बांध लिया। चेहरे का उबलता क्रोध उसकी जुबान की तलखी और क्रोध को थूक के साथ निगलते अपने दर्द भरे स्वर में, जानती हो, मेरे भी एक भाई और एक बहन थे। इस आरक्षण की आग ने मेरे भाई को असमय ही निगल लिया। दहेज की आग ने बहन को जिंदा जला दिया। सदमे में पिताजी चल बसे। सिर्फ माँ है जो मेरे लिए जिंदा है। मैंने भी अपने आप को हर तूफान से महफूज रखा है। अगर खुद को बचाया ना होता तो इस दावा नल की आग में झुलस गया होता। किसी तरह से बड़ी मेहनत से मैंने नौकरी पाई है। मेहनत मशक्कत के बल पर आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। यह कहते हुए उसका गला भर आया। आंखों में शबनम से मोती झिलमिलाने लगे। दीप्ति आज अखिल का एक नया अलग रूप ही देख रही थी। उसके इस अवतार को देख करके वह सहम गई। सोचने लगी, मैंने तो ऐसा कुछ ना कहा था या पूछा भी नहीं। फिर इसके चेहरे पर इतना दर्द, एक अजीब सा बेचैन करने वाला तूफान सा मचल रहा है। सच में सबके अपने अपने दर्द और अपने अपने दायरे होते हैं। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई रहस्य व तूफान छुपा हुआ रहता है जो समय पा करके बाहर आने को बेताब होने लगता है। अखिल भी इस दर्द से बेचैन हो गया। यह महसूस कर वह बोली, ओह सॉरी, मैंने आपका दिल दुखा दिया। सच में आप भी बहुत बड़े दर्द से गुजर रहे हैं। आपका दर्द तो बहुत छोटा है। दीप्ति ने उसे दर्द भरे स्वर में सांत्वना दी। दीप्ति, वैसे आपका कहना सही भी है, पर क्या किया जाए, देश की व्यवस्था ही ऐसी बनी है जिसमें जनरल कैटेगरी वाले और मध्यम वर्ग के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे संविधान में उच्च वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए सारी योजनाएं हैं, सारी सुविधाएं व साधन हैं, किंतु मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। मध्यम वर्ग हमेशा कर्ज और कर्म की चक्की में पिसता रहता है। वह यही सोच करके खुश होकर के समझौता कर लेता है, मुझे तो अपना कर्म करना है और करते ही जाना है। वह अपने ही कार्य में लगा रहता है, इसलिए उसकी स्थिति ज्यों की त्यों रहती है। अखिल दीप्ति को अच्छे से समझा रहा था, तब तक वेटर ने पिज्जा और डोसा ला करके टेबल पर रख दिया। खाने की चीजें देख करके और उससे उठने वाली भीनी भीनी लजीज खुशबू को महसूस करके उसने अखिल को रुख उसके दर्द से हटाने के लिए उसकी भूख की तरफ रुख अखिल की ओर मोड़ते हुए, खाने की उठती भीनी खुशबू से, लगता है डोसा बहुत ही अच्छा बना है, यह कहते हुए अखिल का ध्यान आकर्षित किया। दीप्ति को कुछ कहते देख करके उसकी तंद्रा टूटी। अच्छा अच्छा, डोसा आ गया। पिज्जा की प्लेट को अखिल की तरफ खिसकाते हुए, और यह रहा पिज्जा। वह प्लेट भी सामने रख दी। अब सामने खाने का सामान देख करके पेट की आग सुलगने लगी। अखिल उतावलेपन से बोला, सच में आज भूख भी लग रही है, क्योंकि मीटिंग के चक्कर में मैं भी खाना नहीं खा पाई थी। आज लगातार मीटिंग थी, मैं भी खाना नहीं खा पाया था। डोसे का पहला कौर मुंह में डालते हुए अखिल ने कहा, दीप्ति आप भी शुरू करिए। पिज्जा का एक पीस उठा करके अखिल की प्लेट में रख दिया। उसके बाद दीप्ति ने भी खाना शुरू कर दिया। दोनों ही चीजें बहुत ही टेस्टी थी। तब तक कॉफी आ गई। कहते हैं जब पेट भरा होता है उसके बाद मानव का मन आगे की चीजों के दिमाग में घूमने लगती है। दिमाग अन्य चीजों की और दौड़ने लगता है। यह अखिल के साथ भी हो रहा था। काफी पीते हुए अखिल उसकी झील सी गहरी आंखों में झांकते हुए सोच रहा था। गोल चेहरा, पतली लंबी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, कमान सी तनी हुई भवें, ग्लासी चिकने गुलाबी लंबे घने बाल, सब कुछ तो है। यह तो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लग रही है। सच में ईश्वर ने दीप्ति को बनाने में बड़ी मेहनत की होगी। उस पर संतरे जैसे रस भरे ओंठों का आकार जैसे स्वयं आमंत्रण दे रहे हों। क्या वह आमंत्रण को स्वीकार करेगी? नो नो, खुद से ही बोला, अखिल खुद पर काबू करो। पतली पतली लंबी लंबी उंगलियां किसी खूबसूरत किसी अदाकारा से कम नहीं लग रही हैं। कुदरत ने भी लगता है बड़ी ही फुर्सत में इसे रचा है।
कितनी मासूम और प्यारी लग रही है, उतनी ही मेरे दिल को भा रही है। क्या करूं, कंट्रोल करूं या ना करूं? जो बात मन में आ रही है वह मैं इसके सामने स्पष्ट कर देता हूं। अखिल मन ही मन अपने आप से तर्क कर रहा था। नहीं, अभी नहीं, पहले समझ तो लो और वह भी मुझे समझ ले। कहीं उसने मना कर दिया तब तो आगे मिलने और बात करने का भी मौका नहीं मिलेगा। एक बार में ही मेरा विकेट गिर जाएगा। अखिल को गहन विचार में डूबा हुआ देख अब तक दीप्ति की काफी खत्म हो चुकी थी। उसने अखिल की तरफ सिर उठा करके देखा। अखिल से कहा, अखिल चलिए, कहाँ खो गए? समय देखिए बहुत हो रहा है। घर में माँ और पापा इंतजार कर रहे होंगे। आपकी काफी पार्टी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तो अपने घर चली। अखिल काफी का मग टेबल पर रखते हुए, यस सही कह रही हो, 7 बज गए हैं, काफी टाइम हो गया है। अब हम लोगों को भी चलना चाहिए, कल ऑफिस में मिलते हैं। अरे कहाँ जा रही हो? चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, नो थैंक्स, मैं आराम से चली जाऊंगी। अखिल दीप्ति को दूर तक जाते हुए देखता रहा, फिर वो भी वहां से चला गया। दीप्ति बेटा, आज तुम्हें बहुत देर हो गई। माँ, आज ऑफिस में मेरी लगातार मीटिंग थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। तुझे चाय नाश्ता करना हो तो तृप्ति से बोल दो, वह बना देगी। नहीं माँ, आज एक बड़ी डील पक्की होने की वजह से बॉस ने एक पार्टी रखी थी, वहां पर मैंने इतना खा लिया कि मेरा पेट भर गया है। अब मैं खाना भी नहीं खा सकती। दीदी आप भी क्या? अच्छा हुआ मैंने अभी खाना नहीं बनाया, बना लेती तो फिर आपके हिस्से का खाना बेकार हो जाता। अच्छा किया तूने नहीं बनाया। माँ पापा, आज की खुशखबरी भी तो सुनिए। वो खुशखबरी क्या है, मुझे भी बताओ, पापा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मेरे अच्छे परफेक्ट काम की वजह से बॉस ने मेरा प्रमोशन करने की सिफारिश अपने हेड को भेजी है। अब मेरी पोस्ट और भी अच्छी हो जाएगी। दीप्ति खुशी से चहकते हुए बोल रही थी। बेटा बहुत खुशी की बात है, आखिर तेरी मेहनत रंग लाई। आज तेरी पढ़ाई तो तेरे काम आ रही है, तेरी ही बदौलत सब कुछ चल रहा है। अगर यह जॉब ना होती तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता, यह सोच करके ही मेरा दिल बैठने लगता है। माँ, भगवान की तरफ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हुई, ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। प्रभु एक रास्ता बंद करता है तो 2 रास्ते और खोल देता है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है जिसने हमारे लिए जिंदगी जीने के रास्ते को खोल रखा है। आज दीप्ति के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। तृप्ति, अब मेरा प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी भी बढ़ जाएगी तो थोड़ी और सहूलियत हो जाएगी। वैसे तो मेरी तनख्वाह एक तरफ आती है तो दूसरी तरफ जाने कब खत्म हो जाती है। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। माँ, मैं भी चाहती हूँ कि सैलरी बढ़े तो घर का इंतजाम भी करूँ, वरना 2 कमरे के क्वार्टर में रहने में बहुत परेशानी होती। बिटिया, घर का इंतजाम कैसे करोगी? अभी तो तृप्ति और तेरी शादी, अधर की पढ़ाई के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। पहले वह जरूरतें पूरी हों, फिर घर के लिए भी सोच लेना। माँ ने अपनी चिंता व्यक्त की। दीप्ति ने भी कहा, माँ आप सही कह रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे माँ, समय आएगा तो सब धीरे धीरे हो जाएगा। रात में बिस्तर पर लेटे हुए बहुत देर तक दोनों बहनें करवटें बदलती रही। आखिर ऐसा क्या था जो दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी? आज ना तृप्ति की आंखों में नींद और ना ही दीप्ति की आंखों में नींद थी। दोनों ही अपने अपने ख्यालों में खोई हुई थी। दीप्ति के ख्यालों में भविष्य के तमाम सपने और उनको पूरा करने की बहुत जद्दोजहद थी, ताकि आने वाले समय में खुशियां परिवार के दामन में भर दे, पापा माँ भाई बहन को खुशियों से लबरेज कर दे। ऐसा क्या करे वो कि सारे सपने पूरे हों। दीप्ति इसी उधेड़ बुन में सोच रही थी। कुछ पैसा आए तो वह बजट बनाए, क्या खरीदा जाए, क्या रखा जाए, क्या भविष्य के लिए सहेज करके जमा किया जाए। तृप्ति बार बार करवट बदल रही थी। दीप्ति से रहा ना गया, वह पूछ बैठी, क्या बात है तृप्ति, क्या तू डिस्टर्ब हो रही है मेरी वजह से? नहीं दी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं दी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी कि आप झूठ बोल रही हैं। हाँ, यह जरूर है कि कुछ बातें मेरे दिमाग को मथ रही हैं जो मुझे कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करती हैं।
बात को काटने की गरज से हंसते हुए, दीदी हम दोनों जुड़वा बहने हैं, बस 5 मिनट के अंतराल में हम हुए हैं, फिर भी दोनों की ही चॉइस अलग है। आपको पढ़ने का शौक था, मुझे खेल कूद में मुझे इतना इंटरेस्ट था कि पूछिए ना। तू सही कह रही है, उत्साहित होकर के सच में हर इवेंट में तू पार्टिसिपेट करती है और मेडल लेकर के आती थी। तू खेलती कितना अच्छी थी, काश तुम्हें भी मौका मिलता आगे बढ़ने का तो आज तू भी इंटरनेशनल खिलाड़ी होती। पता नहीं हम बहनें क्या चाहते हैं और क्या होता है, जिंदगी में ऐसा ग्रहण हमारे जीवन में क्यों लगा। दीप्ति बातों के जरिए अफसोस कर रही थी। दी आप सही कह रही हैं, मेरे शौक को ग्रहण लग गया, मेरा सपना अधूरा रह गया। काश मैं नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर खेल सकती, अच्छी खिलाड़ी बन सकती। मैंने वक्त से समझौता नहीं किया और आज यह गुमनामी के अंधेरे में गुमनाम जिंदगी जी रही हूँ। उस हादसे के बाद तो मेरा मन घर से बाहर निकलने तक नहीं होता। दीप्ति का एक एक शब्द दर्द में डूबा हुआ कराह रहा था। पगली भूल जाओ उन बातों को, घटनाओं को याद करने से कोई फायदा नहीं है जो जीवन में नासूर बन जाए। आगे की तू देख, भविष्य के नए नए सपने देखो और उसको सच करने की कोशिश करो। कैसे करें दीदी, मेरा अतीत मेरा वर्तमान पर हमेशा हावी रहता है, मुझे चैन से जीने ही नहीं देता। दीदी कितने अच्छे दिन थे, हम लोग कॉलेज जाया करते थे, पापा मम्मी भी ठीक थे, हम लोगों का कितना ध्यान रखते थे, हमारी सब इच्छाएं पूरी करते थे। हम सभी भाई बहन एक दूसरे के साथ साथ हिल मिल करके प्यार से रहते थे। तब आज की जैसी ना जिम्मेदारियां थी और ना ही इतना काम था। पढ़ाई और अपना कैरियर था, कोई फिक्र नहीं थी। बस पापा के एक्सीडेंट ने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब बिखर गया। काश मैं पापा से उस दिन की घटना का जिक्र ना करती, सब स्वयं ही हैंडल करती तो शायद पापा के साथ ऐसा नहीं होता। दीप्ति ने सांत्वना देते हुए कहा, सो जाओ, अब रात बहुत हो रही है, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। ज्यादा देर जागने से सर में दर्द होगा और सुबह आंख भी नहीं खुल पाएगी। मेरी प्यारी बहना, जो बीत गया उन बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ तकलीफ होती है। उस तकलीफ को बढ़ाने से क्या फायदा, खुद भी डिस्टर्ब होगी। किंतु यह याद रखो, जीवन में संघर्ष हर जगह है, संघर्ष के लिए खुद को हमेशा तैयार रखो। मेरी बहना, संघर्ष ही जिंदगी है, बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलता। कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण मनुष्य को मजबूत और परिपक्व बनाता है। किसी भी चीज से डर करके भागना कायरता होती है, हर परिस्थिति का डर करके मुकाबला करना चाहिए। हल्के से उसके गालों को थपथपाते हुए चूम लिया, सो जा मेरी जान, मेरे को भी सोने दे। यह कह करके उसने कमरे की लाइट को ऑफ कर दिया। तृप्ति ने आंखें तो बंद कर ली मगर नींद तो बैरन बन करके रूठी हुई थी। उसका दिल और दिमाग तो कॉलेज में भटक रहा था। मुझे स्पोर्ट्स में रुचि थी, पापा स्पोर्ट्स में एडमिशन कराने को तैयार नहीं थे। मैं भी बहुत जिद्दी, बात ना मानने पर जिद करके अपनी बात मनवाना मेरा सगल था। मैंने फिर जो जिद की स्पोर्ट्स के लिए कि हार करके पापा को मेरा स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन करवाना ही पड़ा। उस समय पापा की जॉब अच्छी थी, इसलिए मुझे स्पोर्ट्स में एडमिशन कराने के लिए बहुत परेशानी नहीं हुई। दीदी को पढ़ने में रुचि थी, इसलिए दीदी ने न्यू एडमिशन यूनिवर्सिटी में लिया। हम दोनों अपनी अपनी जगह पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। हम दो जुड़वा बहनें, किंतु दोनों की चॉइस अलग, शक्ल भी एक जैसी मगर सिर्फ रंग फर्क। दीप्ति दूध जैसी गोरी चिट्टी और खूबसूरती का बेहतरीन प्रमाण, जैसे किसी मूर्ति को किसी कलाकार ने बड़ी ही फुर्सत में एक एक अंग और नए नक्श को तराश करके जीवंत कर दिया हो। चेहरे की बनावट इतनी खूबसूरत और आंखें जो किसी को भी आकर्षित कर लेने में सिद्धहस्त थी। दीदी खूबसूरती की मिसाल थी, उसे तो जो कोई भी देखता एक ही नजर में दीवाना हो जाता था। यूं तो मैं भी दीदी से किसी बात में कम नहीं थी, लेकिन बस रंग थोड़ा दबा हुआ था। खुली धूप में खेलने से मेरा कलर और डाउन हो गया था। इंटर कॉलेज से ही तृप्ति ने पहले सिटी लेवल फिर प्रांतीय स्तर पर प्रतियोगिताएं जीती। अब स्पोर्ट्स में लंबी छलांग मारने के लिए तृप्ति को स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेना आवश्यक था। मेरा न्यू एडमिशन हुआ था, मैं अपनी सहेली के साथ कैंटीन में गई। उसी समय मेरे कपड़ों पर चाय छलक गई थी। मेरे साथ
यह जानबूझ करके हरकत की गई थी। फिर क्या था, मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। मैं वैसे भी बड़ी मुंहफट थी। कुछ गलत करने वाले को कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं होता था। कपड़ों पर गिरी चाय और उस पर पड़े धब्बे, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे। मुझे मन ही मन बहुत रोना आ रहा था। उस पर सभी गर्ल्स एंड बॉयज सबको मुस्कुराते देख करके मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। बस फिर क्या, मेरा बिगड़ना लाजमी। बिफरती हुई अच्छे घरों की बिगड़ी औलादों, इंजॉय के साथ तमीज भी सीख लीजिए। यह कॉलेज आपका ही नहीं, हम सभी का है। आपकी जो मर्जी आएगी वह दूसरों के साथ बिहेव करेंगे। खुद की आजादी के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। पैसों के नशे में चूर होकर के आप लोग तमीज भूल बैठे हैं। तेज आवाज में तीखी बातें सुन करके सभी चुप रह गए। सबको जैसे सांप सूंघ गया था। कोई कुछ कहता उससे पहले ही एक लड़के ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उनमें से एक लड़का उठा और वह बड़ी ही संजीदगी से, आई एम सॉरी, यह गलती से हुआ है, हम लोगों से। उनकी जगह मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसके इतना कह देने से मैं थोड़ा शांत हुई और मैं बिना कुछ कहे बिफरती हुई चली आई, क्योंकि मन में अभी भी गुस्सा उबल रहा था। फिर मैं वहां कॉलेज में ना रुक करके सीधे घर आ गई। मैं दौड़ करके बैडमिंटन यह दो प्रतिस्पर्धाओं के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। दोनों ही मेरे पसंदीदा खेल थे। इनमें से कोई भी मुझे मिल जाता मैं खुशी से स्वीकार करती। दूसरी तरफ कुछ लड़के लड़कियां अपने अपने अभ्यास में लगे हुए थे। चाय गिरने की वजह से जिस लड़के ने माफी मांगी थी, आज वही लड़का फिर मेरे नजदीक आया, लेकिन मैं उसे अनदेखा करते हुए अपनी प्रैक्टिस में लगी रही। लगता है आपने मुझे अभी तक नहीं माफ किया। आज मैं फिर आपसे कल की गई गलती के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे आपसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थे। यह आपका मैटर है, आप लोग ही जाने। आप लोगों ने कल गलती की थी, इसलिए मुझे उस समय बुरा लगा था, वरना मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है। आपको अपने लिए जो करना है करिए और मुझे अपनी प्रैक्टिस करने दीजिए। वैसे एक बात है, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मगर जो मुझे सच लग रहा है उसे कहे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। यकीनन आप प्रैक्टिस में भी खूबसूरत लगती हैं। पसीने की बूंदें जो माथे पर हीरे जैसी चमक रही हैं, वह आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं। भगवान ने आपको बड़े ही इत्मीनान से बनाया है, तभी तो आपकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं रही। सच पूछो तो मैं दीवाने के साथ साथ देवदास भी बन गया हूँ। उस युवक की बातों को सुन करके तृप्ति को अच्छा तो लगा, लेकिन ऊपर से बनावटी गुस्सा दिखाते हुए उसे अनदेखा करके वह वहां से चली गई। ए मिस्टर, फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, यह आप कैसे कह सकती हैं? आपको हरकतें देख करके मेरे मन में जो आया वह मैंने बोल दिया। मन में आए विचारों को सामने स्पष्ट बोल देना यह मेरी आदत है। तृप्ति ने बेबाकी से अपनी बात रख दी। समझने को आप कुछ भी समझ सकती हैं, वह आपकी समझ है। वैसे मेरा नाम अभिनय है, लोग प्यार से इस बंदे को अभी के नाम से बुलाते हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? बड़े ही अदब के साथ सर झुका करके अभिनय ने अपनी बात कही। ओके, आपका नाम मुझे पता चल गया है, ठीक है। और रहा मेरा नाम, तो मुझे किसी को अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। आपने अपना परिचय दिया, शुक्रिया। आप तो इतना नाराज हो रही हैं कि आपकी नाराजगी तो आपके नाक पर साफ दिखाई पड़ रही है। यह कह करके वह मुस्कुराने लगा। तब तक अन्य लड़के लड़कियां भी आ गए। तृप्ति, गुस्सा तो तेरी नाक पर रखा रहता है, ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। यह कहते हुए सभी खिलखिला करके हंसने लगे। तुम लोग भी क्या करते हो? जिसे जानते नहीं पहचानते नहीं उसको ला करके मेरे सामने खड़ा कर देते हो। मैं प्रैक्टिस कर रही थी, थक गई तो यहाँ आ करके बैठ गई, या यहाँ आ करके अपना परिचय दे रहे हैं। आओ चलते हैं, फिर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जिस वजह से हम और आप यहाँ पर आए हैं। वरना क्या जरूरत है इस कॉलेज में एडमिशन लेने की? हेलो तृप्ति, तुझको ज्यादा शौक लगी है
तो तू ही अकेले प्रैक्टिस करो जा करके। अरे जरा देर बैठ करके दम भी तो लेने दो यार, क्या हर समय प्रैक्टिस प्रैक्टिस लगाए रहती हो। मधु की बात सुन करके तृप्ति भी थोड़ा झेप गई। मन में सोचने लगी, सही तो कह रही है, परंतु मैं हर समय मैं ऐसा क्यों करती हूँ, जाने क्यों कतराती रहती हूँ। वैसे आप सही कह रही हैं तृप्ति जी, अब मुझे मालूम हुआ आपका नाम तृप्ति है। चलिए हम लोग मिल करके अपनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यह तृप्ति जी का आदेश है। चलिए चलिए सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। तृप्ति ने अभी को घूर करके देखा, क्योंकि वह भी दौड़ने का अभ्यास कर रहा था। साथ में मैं भी उस अभ्यास में शामिल हो गई। मेरी दौड़ को देख करके वह सभी बहुत प्रभावित हुए। आप एथलेटिक्स में तो फर्राटा हैं, मिनटों की दूरी सेकंडों में तय करती हैं। तुम तो अच्छी खासी एथलीट हो, तुम्हें तो नेशनल कंपटीशन में जरूर चुन लिया जाएगा। मैं स्टेट लेवल पर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तृप्ति ने उत्साह से अपनी बात स्पष्ट की। वाह क्या बात है, एक बेहतरीन खिलाड़ी मेरे सामने है। पहले मेरा सिलेक्शन कमेटी द्वारा तो हो, उसके बाद ही यह बात करना। तृप्ति चिंतित होकर के कहती है, चलो यार तुम बहुत बोरिंग नहीं लगती हो, एक नकाब डाले रहती हो। संध्या ने चुटकी ली। प्लीज संध्या चुप रहो यार, इन लोगों को देखती हो कैसी कैसी बातें करते हैं, ज्यादा ही इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ। जब सब साथ में प्रैक्टिस करेंगे, साथ रहेंगे तो इन्वॉल्व भी होंगे। सभी को एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तुम कब तक इनसे अलग थलग दूर दूर रहोगी, हमें भी इनके ग्रुप के साथ रहना पड़ेगा, वरना अलग थलग रहोगी तो तुम्हें भी यहाँ की राजनीति का शिकार होना पड़ सकता है। संध्या ने अपनी शंका जाहिर की। ग्रुप में रहोगी तो कोई तुम्हें ज्यादा इरिटेट नहीं कर पाएगा, संध्या उसे सचेत करते हुए बताई। अच्छा ऐसा भी है कुछ क्या? हाँ कुछ ऐसा ही हमको भी सुनने में आया है। ओके। उसके बाद तृप्ति सभी के साथ धीरे धीरे घुलने मिलने लगी। तृप्ति दिन भर प्रैक्टिस करके बहुत थक गई थी, वहीं गुलमोहर की छांव में बैठी पसीना सुखा रही थी। उधर अभिनय भी प्रैक्टिस करके वहीं बैठ गया। अब वह सभी अच्छे मित्र हो गए थे। बात को आगे बढ़ाते हुए, इस बार देखो किसका किसका सिलेक्शन होता है। तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का है, खुद का तो पता नहीं। अनुभव ने अपनी बात रखी। अनुभव भी एक अच्छा एथलीट और होनहार खिलाड़ी था। मुझे लगता है हम दोनों का सिलेक्शन तो जरूर होना चाहिए। यह तो कमेटी वाले ही जाने किसका लेते हैं किसको नहीं। प्रतिभा चाहिए तो हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।